हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कहानी की जो कि हम यूजुअली वेब सीरीज में सस्पेंस थ्रिलर देखते हैं, मूवीज में सस्पेंस थ्रिलर देखते हैं। तो फाइनेंशियल वर्ल्ड की एक कहानी को हम सुनेंगे आज, और ये कहानी हमें समझाएगी कि एक ग्लोबल सिनेरियो में जो बड़े जायंट शार्क्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो हम बात करेंगे आज पेरिस पैक्ट की, जो कि 2015 में एग्री हुआ था और फॉर्मली 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ। और उससे रिलेटेड आर्टिकल 6 और आर्टिकल 6 रिलेटेड हमारी इंडियन कंपनी IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की कहानी। तो समझते हैं पेरिस पैक्ट में हुआ क्या। ग्लोबल क्लाइमेट इशू एक नॉन इशू है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि ऑब्वियसली एक खतरा है। क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कि क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो 2015 में मेजर कंट्रीज ने तो क्लाइमेट चेंज को टैकल और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को टैकल करने के लिए UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पेरिस में हुई 2015 में। और उस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव था कि कैसे टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाए आने वाले सालों में, डिकेड्स में, और डेवलपिंग कंट्रीज को फंडिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो कार्बन एमिशन में सपोर्ट कर सकें। और इसको साइन किया गया 2016 में। तो इस एक्ट के तहत काफ़ी कंट्रीज ने टाइमलाइन प्रॉमिस करी। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2070 की अग्रेसिव टाइमलाइन दी कि इंडिया विल बी कार्बन एमिशन फ्री बाय 2070। ऐसे ही चाइना ने 2050 टाइमलाइन दी, US ने 2050 टाइमलाइन दी। तो डिफरेंट कंट्रीज ने एक टाइमलाइन दी कि कब तक वो जीरो एमिशन कंट्री बनेंगे और एमिशन रेट कम होगी पूरे वर्ल्ड में, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर रिड्यूस हो। तो ये तो बहुत अच्छी था, क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा स्टेप था। अब इस पेरिस एक्ट के अंदर एक आर्टिकल साइन हुआ, आर्टिकल 6। तो इस आर्टिकल 6 में बोला गया कि कंट्री विल बी एबल टू ट्रांसफर कार्बन क्रेडिट अर्न्ड बाय द रिडक्शन GHG एमिशन टू हेल्प वन और मोर कंट्रीज मीट क्लाइमेट टारगेट्स। तो बेसिकली सपोज कोई कंट्री ने कोशिश करी अपनी कार्बन एमिशन को कम, कंट्री या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश करी अपनी कार्बन लिमिट कम करने के लिए। सपोज उसने 50% से 60% अपने कार्बन एमिट, लेकिन तो भी 40% वो कम नहीं कर पा रहा। तो इस आर्टिकल 6 के तहत क्या किया गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री जो कि अपना कार्बन एमिशन कम करती है, उसको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसको बोलेंगे हम कार्बन क्रेडिट। और उस कार्बन क्रेडिट को वो बेच सकता है दूसरी कंट्री को जो कम नहीं कर पा रहा। सपोज इंडिया ने 60% अपना कार्बन एमिशन कम कर दिया, लेकिन 40% वो नहीं कर पा रहा। तो उस 40% के बदले वो किसी भी दूसरी कंट्री से वो जो कार्बन क्रेडिट है वो खरीद सकता है, और फिर वो टोटल 100% दिखा सकता है कि हमने 100% रिडक्शन कर लिया। ऐसे ही कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जीरो कार्बन की तरफ मूव कर रही हैं, क्योंकि उनके भी टारगेट्स हैं, उनको भी अचीव करना है एज पर गवर्नमेंट मैंडेट्स। और सबसे बड़ी बात, इस कार्बन क्रेडिट को ट्रेडेबल घोषित कर दिया गया, क्योंकि कोई भी खरीद सकता है कार्बन क्रेडिट उस ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री से जो कार्बन एमिशन कम कर रहा है। एक समझने की बात है, जब भी वेस्टर्न कंट्रीज को पैसे कमाने का मौका ढूंढना होता है, तो वो किसी भी चीज़ को ट्रेडेबल डिक्लेयर करती हैं ताकि वो उसमें ट्रेड कर सके और पैसा कमा सके। जैसे इसमें अगर इंडिया या कोई भी कंट्री नहीं कार्बन एमिशन जीरो कर पाती है, तो डेल्टा जो कम नहीं कर पाई उस अमाउंट का वो कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है। पैसा जाएगा और कार्बन क्रेडिट हमारे पास आएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि वी आर 100% कार्बन जीरो। तो उसको ट्रेडेबल डिक्लेयर कर दिया। अभी हमें समझ में आ गया कि पेरिस एक्ट क्या था, उसमें आर्टिकल 16 में क्या डिफाइन हुआ। अब हम समझते हैं कि IEX जो है हमारी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वो कैसे इससे रिलेटेड है। तो समझते हैं पहले IEX करती क्या है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक ट्रेडिंग एक्सचेंज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बायर और इलेक्ट्रिसिटी सेलर अपने एक्सचेंज अपना परचेज और सेल कर सकते हैं।
जैसे अगर हमें कोई भी स्टॉक खरीदना होता है तो हमें BSE या NSE के थ्रू ट्रेड स्टॉक खरीदते हैं। अगर हमें कमोडिटी खरीदनी है तो हम MCX एक्सचेंज के थ्रू कमोडिटी खरीदते हैं। वैसे ही अगर किसी भी एनर्जी प्रोड्यूसर को अपनी एनर्जी बेचनी है या फिर किसी भी एनर्जी बायर को, चाहे वो स्टेट डेस्कॉम्स हो जाए चाहे इंडस्ट्रीज हो जाए, उनको अगर इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है तो वो IEX के एक्सचेंज के थ्रू एनर्जी खरीद सकते हैं। तो ये तो करता है IEX। अब IEX इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है, तो 95% वॉल्यूम वो कैरी करता है। तो टोटल 3 एक्सचेंज है इंडिया में, जिसमें से 90 to 95% वॉल्यूम IEX है। तो एक तरह से बोला जाए सबसे बड़ा IEX है जो मार्केट प्लेयर है इंडिया में। अब देखिए क्या हुआ, IEX ने 12 अक्टूबर को ये डिक्लेयर किया कि IEX विल बी एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट कार्बन एक्सचेंज। तो मतलब जो ये कार्बन आर्टिकल 6 के तहत जो कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज होने थे कि कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है, IEX ने बोला कि वी विल सेट अप इंडिया फर्स्ट ट्रेडेबल एक्सचेंज फॉर कार्बन क्रेडिट, क्योंकि आने वाले 20 से 25 साल के बाद ये मार्केट बहुत बड़ा हो जाना है। तो IEX ने अपॉर्चुनिटी खोजने का डिक्लेयर किया अक्टूबर 2022 में, और दिसंबर 2022 में IEX ने एक सब्सिडरी बनाई जिसको नाम दिया इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड ICX, जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेगा ऑन कार्बन मार्केट। तो यहाँ तक आपको समझ आया कैसे पेरिस एक्ट, आर्टिकल 16 और IEX ने इसमें एंट्री करी। अब जब भी कोई कंपनी वेस्टर्न मार्केट के जो बड़े विजन होते हैं उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी, तो उनके लिए एक सेट है कि भी हमारा बिजनेस जो बन रहा था, ये एक दूसरी कंपनी आके हमारा बिजनेस मॉडल को, हमारे मार्केट शेयर को खराब कर सकती है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, मार्केट कपलिंग की न्यूज़ आई। उसके अंतर्गत क्या बोला कि जितने भी 3 एनर्जी एक्सचेंजेस थे के सारे ऑर्डर्स एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी करेगी बैक एंड में। तो जिसके चलते IEX का शेयर 20% गिरा 2 दिन के अंदर, और आज वो 120 या 130 रुपये में अवेलेबल है, और उसका हाई था पिछला 300 रुपये। तो IEX का स्टॉक 2021 में एक हाई बताया 300 रुपये का, और उसके बाद कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। अब आज की डेट में बिकॉज ऑफ ये न्यूज़ ये शेयर 120 रुपये का में अवेलेबल है। लास्ट 2 दिन में इसमें एक पैनिक क्रिएट किया गया ताकि रिटेलर्स अपने शेयर बेचे और हाई इन्वेस्टर्स एक अपॉर्चुनिटी लेके इसमें इन्वेस्ट कर सके एक हाई वॉल्यूम। तो अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम है पिछले 2 साल का। इतने हाई वॉल्यूम इसमें आए क्योंकि जब भी HNIs को इन्वेस्टमेंट करना होता है लॉन्ग टर्म में बड़े वॉल्यूम में, तो वो एक सिनेरियो का वेट करते हैं ताकि उसमें प्राइसेस गिरे और सस्ते में खरीद पाए अच्छे शेयर को। तो इस न्यूज़ के चलते एक मौका अपॉर्चुनिटी मिली और उनने सर्किट के बाद एक हाई वॉल्यूम में इसे परचेज किया। तो एक ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उनके पास। अब क्योंकि एक न्यूज़ है स्टॉक के लिए, तो हमें एक रिटेलर को क्या करना है, रिटेलर इसमें अभी नहीं जा सकता क्योंकि अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट रेगुलेशन और पॉलिसी का वेट करना पड़ेगा कि इसमें क्या डिसीजन आता है, और उसके बेसिस पे इस स्टॉक का फ्यूचर डिफाइन होएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस शेयर से ये रिवर्सल की तरफ जाएगा वापस, और एक अच्छा आने वाले सालों के लिए ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न देने वाला शेयर हो सकता है। लेकिन रिटेलर अभी इसमें बिल्कुल भी ना कोशिश करें क्योंकि यहाँ पे अभी पॉलिसी डिफाइन होनी है एक्सचेंजेस की। जब तक वो नहीं होगी डायरेक्शन नहीं मिलेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए रिटेलर का होल्ड करना बेनिफिशियल नहीं होता है। ऐसे सिनेरियोज में HNIs कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है, वो एक बहुत ही फ्रैक्शन इन्वेस्ट करते हैं एक शेयर में। तो होप आपको समझ आएगा कि क्लाइमेट एक्सचेंज, पेरिस पैक्ट, कार्बन क्रेडिट और IEX कैसे रिलेटेड थे।